नमस्कार प्रिय मित्रों। ज्योतिष के विषय में जब भी किसी न किसी प्रकार का शोध कार्य किया जाता है, चाहे वो नई जन्म पत्रिका का निर्माण करना हो, चाहे वो पुरानी जन्म पत्रियों का अवलोकन करना हो, आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए गोचरीय ग्रहों के विषय में जानकारी बहुत अधिक आवश्यक रहती है। इसे ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट कहा गया है। तो इस ट्रांजिट के ऊपर नजर रखना और ग्रहों की स्थितियों को समझना कि क्या ट्रांजिट में जो ग्रह हैं, गोचर में जो ग्रह हैं, उनकी स्थिति शुभ है, अशुभ है, कमजोर है या मजबूत है, उसी से फलादेश का निर्माण होता है। उसी से हम मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के विषय में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 12 राशियां हैं, जब ये हमारी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में आ जाती है, जिसे असेंडेंट शुरुआत या लग्न कहा जाता है, तो ये 12 लग्न बन जाते हैं। अब इन 12 राशियों को दो भागों में बांटा गया है, देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी। अब देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी की राशियों को उनके मित्र ग्रहों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कुछ ग्रह देव ग्रह माने जाते हैं और कुछ ग्रह दैत्य ग्रह भी माने जाते हैं। तो ये सारी स्थिति एक अच्छा विद्यार्थी जो एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को सीखता है, पढ़ता है, उनकी जानकारियां प्राप्त करनिया, ये हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अधिक जरूरी होता है। क्योंकि ये एक अथाह समुद्र है। हम विद्यार्थी के रूप में जितना पढ़ते जाएंगे, रोज हमें कोई ना कोई नई चीज देखने को मिलती है। चाहे हम ये दावे करें कि हमें आज ज्योतिष करते हुए मैं खुद भी कह सकता हूं कि 20 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे योग सामने आ जाते हैं जो पिछले 20 साल में हमने स्वयं नहीं देखे होते। तो वो फिर एक नई सीखने की प्रक्रिया लेके आते हैं। लोग आकर हमें अपनी जब स्थितियां बताते हैं, जीवन की जानकारियां देते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो गया इनके साथ, ऐसी कोई अच्छी घटना या बुरी घटना क्यों घट गई है। तो कई बार जो नए नए योग बने होते हैं, जिनका हमने ज्योतिष में पढ़ा तो होता है लेकिन प्रैक्टिस में उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में भी अनुभव हो जाता है। इसलिए हम विद्यार्थियों के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए ज्योतिष के इस महान रुचिकर विषय को अगर कुछ आत्मसात करना है तो गोचर के ग्रहों के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो आइए हम इस समय लगभग नवंबर 2023 के अंतिम दिनों में हैं, तो गोचर के ग्रहों की बात करते हैं कि कैसे रहेंगे गोचर के ग्रह। क्योंकि धीरे धीरे हम अब सरक कर अंग्रेजी नव वर्ष 2024 की तरफ भी जा रहे हैं। तो नवंबर की इन तारीखों से ही शुरू करेंगे, जब सूर्य देव अपनी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्यदेव क्योंकि तुला राशि में नीच होते हैं, अब वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं, आपस में बातचीत फिर करेंगे कि सूर्य 17 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। सूर्य के साथ दो ग्रह और भी हैं, इसलिए इस समय वृश्चिक राशि में त्रिग्रही योग चल रहा है। 3 ग्रह इकट्ठे। कौन कौन से हैं? सूर्य के साथ है बुध। बुध भी वृश्चिक राशि में 27 नवंबर तक रहेंगे। उनके साथ है मंगल। मंगल भी वृश्चिक राशि में 27 दिसंबर तक रहेंगे। तो वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग है। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि महाराज यहां 24 मार्च 2025 तक रहेंगे। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन तीनों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव रहेगा। कर्क और वृश्चिक के ऊपर ढैया चलेगी। राहु महाराज 18 महीनों के लिए मीन राशि वालों को अब संघर्षमय दिन दिखाएंगे, क्योंकि राहु मीन राशि में रहेंगे। और केतु महाराज भी अब 1.5 साल के लिए
कन्या राशि वालों को थोड़ा सा चिंतित करेंगे, क्योंकि केतु जब भी लगन में प्रवेश कर जाते हैं या राशि में प्रवेश कर जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर उनका खासा अच्छा प्रभाव आ जाता है और चंद्रमा को वो परेशान ही करते हैं। बृहस्पति इस समय मेष राशि में है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति यहां पर रहेंगे। शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच माने जाते हैं, जो कि 30 नवंबर तक शुक्र ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे, शुभ नहीं माने जाते। अब ये जो ग्रहों की मैंने आपको तारीखें बता दी हैं, इंग्लिश तारीखें, अब ये है इनकी भ्रमण की तारीखें, लेकिन ग्रह की स्थिति कैसी है इसे भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वो वक्री अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर तक वक्री गति में भ्रमण करेंगे। शुक्र महाराज जो है वो नीच अवस्था में है। शुक्र महाराज कन्या राशि में 30 नवंबर तक नीच रहेंगे। मंगल ग्रह जो है वो इस समय अस्त अवस्था में है। मंगल महाराज 17 जनवरी 2024 तक मकर राशि में उस समय होंगे, जब अपना नेक्स्ट राशि में जाएंगे तो अस्त ही रहेंगे। सो मंगल 17 जनवरी 2024 तक अस्त रहेंगे। तो ये तीन ग्रह जो हैं, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, अपने अपने तरीके से कुछ कमजोर हैं। अब आपको थोड़ा सा गोचर को और समझना पड़ेगा। सूर्य, बुध और मंगल, जिसको त्रिग्रही योग कहा गया है, और बहुत सारे हम जब एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स जो होते हैं, मित्र होते हैं, एक दूसरे के साथ जब चर्चाएं करते हैं या पॉडकास्टिंग करते हैं, तो इस त्रिग्रही योग के विषय में बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। ये सूर्य और मंगल मिल जाए तो महापराक्रम योग बन जाता है। सूर्य और बुध मिल जाए तो बुध आदित्य योग बन जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये योग जो होते हैं, जिन्हें हम राजयोगों की संज्ञा भी दे देते हैं, जब तक ये शुभ और शुद्ध अवस्था में ना हो तब तक ये योग बिल्कुल फेक होते हैं, निल होते हैं, इनका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं आ रहा होता। ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा, सूर्य, बुध और मंगल, इस त्रिग्रही योग के ऊपर शनि देव की दशम दृष्टि है। शनि की दृष्टि सूर्य पे आ जाए तो वैसे ही पितृदोष बन जाता है। शनि की दृष्टि मंगल पे आ जाए तो अंगारक दोष बन जाता है। तो इस शनि की दृष्टि के कारण इस तीन ग्रहों के त्रिग्रही योग का जो शुभ प्रभाव है वो हमें देखने को नहीं मिलने वाला। तो हमें थोड़ा सा बारीकी से जांच करनी चाहिए। केवल शनिदेव ही नहीं, वृश्चिक राशि पर राहु की दृष्टि भी है, और ये त्रिग्रही योग तो वृश्चिक राशि में ही है। तो ध्यान रखें, वृश्चिक राशि पर राहु की और शनि की, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि होने के कारण इस राशि में बने हुए त्रिग्रही योग का कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। ये सारे हमें गोचर को सीख कर ही चीजें पता चलेंगी। शुक्र और केतु की भी युति चल रही है। एक द्विग्रही योग भी चल रहा है, दो ग्रह। अब शुक्र यहां पर नीच भी है और केतु के साथ भी है। शुक्र के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है कि 30 नवंबर तक नीच रहेंगे, केतु के साथ भी रहेंगे। अब शुक्र ग्रह राहु या केतु के संपर्क में आ जाए तो जो पितृदोष बनता है उसे स्त्री श्राप कहते हैं। क्योंकि पितृदोषों में जब हम जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह राहु या केतु से दूषित है। जब भी शुक्र कुंडली में राहु या केतु से दूषित हो जाए तो समझ लीजिए वो स्त्री श्राप है। पूर्व जन्म का कोई ऐसा दोष कि हमने किसी स्त्री के साथ कोई षड्यंत्र किया हो, कोई धोखा किया हो, कुछ भी कोई ऐसी घटना की हो कि उसके मन में हमारे प्रति क्रोध रह जाए, तो वो अगले जन्म में शुक्र या तो राहु के साथ आएगा या केतु के साथ आएगा या नीच राशि में आएगा। अब ये शुक्र, हम जब इस जन्म में आ जाते हैं कोई पुराना कोई पाप कर्म करके, तो हम चाहे स्त्री बने चाहे पुरुष बने, मेल बने चाहे फीमेल बने, शुक्र का प्रभाव खराब लेकर ही आते हैं।
शुक्र अगर स्त्री की कुंडली में खराब हो जाए, शुक्र केतु शुक्र राहु, तो उसके जनन अंगों में परेशानी होती है, उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, उसे भोग सुख पूर्ण नहीं मिल पाता। इसी प्रकार शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में खराब हो जाए राहु या केतु के साथ, या नीच होकर आ जाए, तो उसके साथ भी स्त्रियों से ही इस जीवन में कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है। विशेषकर मैंने बहुत अधिक देखा है, शुक्र राहु या केतु से पीड़ित हो तो विवाह के बाद कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा कला कलेश शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो ग्रहों के गोचर होते हैं इनकी स्टडी करने से ही हमें ये सारी जानकारियां मिल पाती हैं। अब इन ग्रहों को हमने समझ लिया कि भैया बृहस्पति वक्री हैं, शुक्र नीच है, मंगल अस्त है, त्रिग्रही योग के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि चल रही है। अब इनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या आएगा, इसे समझना बहुत अधिक आवश्यक है। आइए आज मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि तक हमारे जो लग्नेश होते हैं, लगन के स्वामी, जिसे कुंडली की बहुत अधिक पावर कहा गया है, उसकी स्थिति कैसी है। जब भी आप वैदिक ज्योतिष को पढ़ेंगे तो जब भी किसी अच्छे शुभ योग की विवेचना की गई है, किसी राजयोग की विवेचना की गई है, तो सबसे पहले यह कहा गया है कि अगर लग्नेश बली होगा तो ये राजयोग फलित करेगा। इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। अगर लग्नेश बली होगा तो ये गुरु और चंद्रमा का गज केसरी बनेगा, तो ये सूर्य और बुध का बुध आदित्य बनेगा, तो ये चंद्र और मंगल का अचल लक्ष्मी योग बनेगा, तो ये बुध और शुक्र का विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा। अगर लग्नेश बली हुआ, और ये जो योग बनते हैं चाहे वो बुध शुक्र का बने चाहे गुरु चंद्र का बने, इनकी अपनी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और इन ग्रहों के ऊपर किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ना युतो ना दृष्टो, समझे, ना तो युति हो ना दृष्टि हो किसी अशुभ ग्रह की, तब जाकर ये राजयोग प्रभाव देते हैं, अन्यथा नहीं देते। आइए आपको मैं आज लगन से आपके मेष से लेकर मीन तक थोड़ा सा आपके लगन के स्वामी क्या प्रभाव दे रहे हैं इस बात की जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तारीखें आपने नोट कर ली हैं, कब तक कौन कौन सा ग्रह खराब है या शुभ है या किस अवस्था में है ये मैंने बता दिया है। साथ साथ प्रयास करूंगा और भी आपको बताता जाऊं। सबसे पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक दो राशियों का स्वामी है, इसलिए सबसे पहले मंगल को चुना, क्योंकि जब भी हम राशियों की या लगनों की बात करेंगे तो मेष की सबसे पहले बात करेंगे। तो मेष लग्न वालों का जो स्वामी ग्रह है मंगल है। मंगल 17 जनवरी 2024 तक अष्टम भाव में अस्त है। जब किसी के लगन का ग्रह 8वें मृत्यु स्थान में हो, वो भी अस्त हो, तो समझ लीजिए मेष लगन वालों के जीवन में अभी कुछ परेशानियां रहेंगी। अष्टम भाव में चले जाए तो कोई ना कोई मनहूस खबर सुनने को मिल जाती है मृत्यु के साथ संबंधित, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके लगन के स्वामी मंगल पर राहु और शनि की दृष्टि भी है और स्वयं भी मंगल अष्टम भाव में अस्त है। लगन को क्या कहा गया है, नाम, यश, सेहत, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी लुक्स कैसी है, आपकी वॉक कैसी है, आपकी टॉक कैसी है, मतलब आपका प्रभाव कैसा है, वो तो लगन से देखा जाता है। तो इस समय लगन का स्वामी मंगल अस्त है, इसे आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति के साथ लाल रंग के प्रभाव को लेना चाहिए, मूंगा रतन धारण करना चाहिए। तो मंगल अभी मेष राशि वालों का स्वामी ग्रह होकर कमजोर 17 जनवरी तक। अब आइए वृष राशि की बात करें। वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र और केतु की युति चल रही है, स्त्री श्राप चल रहा है। शुक्र ग्रह नीच राशि में चल रहा है, तो यहां पर वृषभ लगन वालों के लिए 29 नवंबर या 30 नवंबर सुबह तक शुक्र नीच और केतु के प्रभाव में रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये पंचम भाव में नीच है। पंचम भाव को संतान का, विद्या का और लव अफेयर का घर कहा गया है।
तो पंचम भाव में अगर शुक्र नीच हो जाए तो प्रेम संबंधों में विच्छेदन भी होता है, बदनामी भी होती है, चीटिंग भी मिल जाती है। संतान का बड़ा इंपॉर्टेंट घर है और शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है उत्पन्न करने में, क्योंकि वीर्य की शक्ति शुक्र के पास होती है। तो संतानधारियों के लिए भी समस्या हो सकती है, और यही शुक्र केतु की युति एजुकेशन में भी प्रॉब्लम डाल सकती है। स्कूल में या कॉलेज में भी बदनामी के योग पैदा हो जाते हैं। तो ये वृषभ लगन को कोई भी कार्य करते समय पहले अपने शुक्र के साथ संबंधित कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि शुक्र आपका शुभ ग्रह है। इसे आपको कमजोर नहीं करना चाहिए। आपको ओपल रतन धारण करना चाहिए और शंकर भगवान जी की सेवा दही वाले जल के साथ करनी चाहिए, क्योंकि दही में शुक्र का वास होता है। अब आइए मिथुन राशि की बात करते हैं। अगर आपके लगन में 3 नंबर हो तो आप मिथुन लगन बनेंगे। तो आपके लगन के स्वामी तो बुध हैं भाई। बुध ग्रह जो है सूर्य और मंगल के साथ छठे घर में चले गए हैं, शुभ नहीं होते, क्योंकि छठा घर है रोग का, शत्रु का और कर्जे का। और आपके लगन का स्वामी ही अगर छठे घर में चला गया तो समझ लीजिए आप स्वयं किसी कर्जे के चक्कर में फंस जाएंगे, कोई बीमारी आपको घेर सकती है, शत्रु आपके ऊपर वार कर सकते हैं। और केवल बुध छठे घर में नहीं फंसा है, बुध के ऊपर शनि और राहु की दृष्टियां भी है, इसलिए आपको भी अपना बुध मजबूत करके रखना चाहिए। लग्नेश जब छठे चला जाए या 8वें चला जाए या 12वें चला जाए तो वो कमजोर होता है, अशुभ नहीं होता, कमजोर होता है। उसे मजबूत करने के लिए ग्रीन थेरेपी यूज कीजिए, पन्ना रतन धारण कीजिए, मां दुर्गा की भक्ति कीजिए, क्योंकि बुध ग्रह मां दुर्गा के साथ संबंधित है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आइए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि जो है अगर लगन में आ जाए तो चंद्रमा आपका स्वामी होता है। चंद्रमा क्योंकि 2.25 दिन एक भाव में चलता है, एक घर में चलता है, इसलिए लग्नेश के विषय में तो आपको डेली रूटीन में देख लेना चाहिए। लेकिन कर्क लगन के जो योगकारी त्रिकोण है उसमें चंद्र, मंगल और गुरु 3 ग्रह आते हैं। अब आपकी योगकारी ग्रह त्रिकोण के 2 ग्रह बृहस्पति और मंगल दोनों खराब चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और मंगल अस्त चल रहे हैं। वक्री बृहस्पति 31 दिसंबर तक और अस्त मंगल 17 जनवरी 2024 तक। और बीच में जब भी चंद्रमा राहु, केतु या शनि के साथ मिले तो कर्क लगन वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए तो भी कर्क लगन वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। आपके योगकारी ग्रह भी इस समय खराब चल रहे हैं। तो अपने लग्नेश को बल देने के लिए आपको चांदी का कड़ा या चांदी का रिंग चीची उंगली में बिना जोड़ का होना चाहिए, धारण करना चाहिए। शंकर भगवान जी को आधा चंद्रमा अर्पित करना चाहिए और शिव जी की पूजा कच्चे दूध और चावल से करनी चाहिए, ताकि चंद्रमा की जो शक्तियां हैं वो भगवान शंकर से प्राप्त होने वाली हैं। और कच्चा दूध और कच्चे चावल शंकर जी को अर्पित करें तो आपको शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब आइए अब सिंह लगन वालों की बात करेंगे, या सिंह राशि भी आप समझ सकते हैं। सिंह का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य महाराज इस समय चतुर्थ भाव में है। चौथे भाव में यूं तो लग्नेश का होना बड़ा शुभ मानते हैं हम, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन के विषय में लाभ देता है, मां के विषय में लाभ देता है। लेकिन इसी सूर्य के ऊपर अगर शनि या राहु की दृष्टि आ जाए तो भूमि, भवन और वाहन के संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें अड़ंगे पड़ते हैं, उनमें रुकावटें आती हैं, उनमें परेशानियां आती हैं। सो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये 1 महीने का गोचर होता है। 17 दिसंबर तक सूर्य ग्रह जो सिंह लगन के या सिंह राशि के स्वामी हैं, शनि और राहु की दृष्टि में है। इसे कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि ये आपके लगन का ग्रह है, आपका नेम फेम, आपकी अपीयरेंस है, आपका यश है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक रतन धारण कीजिए, रूबी। सूर्य देव को रोज सुबह उठकर जल चढ़ाइए,
तांबे के लोटे में खुद भी पानी पीजिए और सूर्य देव को भी चढ़ाया कीजिए। और गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बहुत अधिक रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भी आप सूर्य देव से बल प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 महीना सूर्य का गोचर होता है। 17 दिसंबर तक सिंह राशि के स्वामी सूर्य भी अभी राहु और शनि के पंजे में फंसे हुए हैं। अब आइए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि आपके लगन में आ जाए तो कन्या लगन बन जाएंगे और आपके स्वामी है बुध ग्रह। बुध के विषय में मैंने आपको बताया था कि अभी वृश्चिक राशि में त्रिग्रही योग में है। सूर्य मंगल और बुध इकट्ठे चल रहे हैं। अब त्रिग्रही योग के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि भी है, इसलिए सूर्य मंगल और बुध का ये त्रिग्रही योग विपरीत फल दे रहा है, उल्टे फल दे रहा है। तो कन्या से ये तीसरे भाव में चल रहा है। तीसरा भाव होता है निकट बंधु, दोस्त, मित्र, वो लोग जिन्हें हम अपना सीक्रेट भी बता देते हैं। और जब ऐसा उल्टा प्रभाव चल रहा हो तो उन्हीं लोगों से सतर्क रहना पड़ता है, बचकर रहना पड़ता है। अगर कुंडली में तीसरे भाव में दोष हो और गोचर में ऐसे तीसरा भाव डिस्टर्ब हो तो समझ लीजिए ये धोखा मिलने के दिन है। उन्हीं से ही धोखा मिल सकता है, उन्हीं से ही मनमुटाव हो सकता है, उन्हीं से ही मतभेद हो सकते हैं जिनके बिना हम सोचते हैं गुजारा नहीं। तो अपने निकट मित्र बंधु जो भी आपका सीक्रेट जानते हो उनसे सतर्क रहिएगा। और इन दिनों में जब तक बुध ग्रह त्रिग्रही योग में है 27 नवंबर तक कोई पुरानी बात मत छेड़िएगा, विवाद खड़ा हो जाएगा। तो यह भी आपके लिए भी अच्छा नहीं चल रहा, बुध ग्रह खराब है। अब आए तुला लगन की बात करते हैं। तुला शुक्र की राशि है। तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र होता है और वो मैंने आपको बताया था नीच अवस्था में है। शुक्र केतु का स्त्री श्राप चल रहा है और आपके तो बहुत खराब भाव में है, 12th हाउस में। 12वें भाव को विदेश यात्रा भी कहते हैं, 12वें भाव को पागल खाना भी कहते हैं, 12वें भाव को जेल खाना भी कहते हैं और 12वें भाव को शयन कक्ष, भोग और संभोग का रूम, बेडरूम भी कहते हैं। अगर भोग के रूम में शुक्र ही खराब हो जाए तो समझ लीजिए मुसीबत पड़ेगी, घर में कलह पड़ेगा और शारीरिक शक्ति कमजोर होने के कारण फिजिकल रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन लेवल खराब हो जाता है। यही शुक्र केतु अगर 12वें भाव में विदेश जाने वाले लोगों के लिए संबंधित बात करें तो विदेश जाकर परेशानी हो जाती है, वहां भी किसी लेडी या स्त्री से ही परेशानी आएगी। तो ये कानूनी चक्कर, ये शारीरिक कमजोरी, ये 12वां घर देता है। तो तुला राशि वालों का लग्नेश शुक्र अभी खराब होकर कमजोर हो गया है। आपको भी ओपल धारण करना चाहिए, आपको भी शंकर जी की पूजा दही के साथ करनी चाहिए। आपको राधा कृष्ण जी का मंत्र होता है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और शुक्र की रश्मियां कैच करने के लिए पिंक या ऑफ वाइट कलर पहने, उन्हीं के रत्न धारण करें। डायमंड भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं, लेकिन अभी शुक्र जो है वो इतना बलवान नहीं है कि आपको कोई लाभ दे सके। ये शुक्र महाराज 30 नवंबर तक नीच भी रहेंगे, स्त्री श्राप में भी रहेंगे। अब आइए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, आपके स्वामी तो मंगल हैं और त्रिग्रही योग तो आपके लगन में ही बना हुआ है, आपकी राशि में ही बना हुआ है, जहां सूर्य मंगल और बुध हैं। हालांकि ये बहुत ऊंचा योग भी कहा गया है सूर्य और बुध के कारण या सूर्य और मंगल के कारण, परंतु इस बार ये बिल्कुल बिल्कुल फलहीन है। कारण क्योंकि वृश्चिक के स्वामी तो मंगल अस्त हैं भाई, 17 जनवरी तक मंगल अस्त है। बुध भी खराब होने वाले ही हैं, बुध के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 13 दिसंबर को बुध ग्रह भी वक्री होने वाले हैं और सूर्य आपके लगन में ही है, लेकिन आपके लगन के स्वामी मंगल, आपके सूर्य, आपके बुध के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि होने के कारण आपका लग्नेश ही कमजोर हो गया है।
दशमेश कमजोर हो गया, लाभेश कमजोर हो गया है, तो ये शारीरिक कष्ट देगा। लगन को तो शरीर कहा गया है, चेहरे की अपीयरेंस खराब कर देगा, आपके बोलने में भी कमजोरी सुनाई देगी। तो थोड़ा ध्यान रखें, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यश के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। तो ये जो मंगल अस्त है 17 जनवरी तक वृश्चिक और मेष दोनों राशियों का स्वामी डाउन है। हनुमान जी की भक्ति कीजिए, मूंगा रतन धारण कीजिए। लाल चीजों का प्रभाव स्वयं पर लेना है, देना नहीं है। आपका ग्रह अशुभ नहीं हुआ, कमजोर हुआ है। अगर कोई ग्रह अशुभ हो जाए तो हम उसको डोनेट करवाते हैं, दिलवा देते हैं गरीबों में, लंगर में विसर्जन करवा देते हैं, पंछियों को पशुओं को खिलवा देते हैं। लेकिन आप ना विसर्जन कर सकते हैं, ना लंगर में बांट सकते हैं, फिर तो और कमजोर हो जाएगा। आपको तो वापस खींचनी है उसकी शक्ति। शत्रु ग्रहों के दान करने चाहिए, जैसे शनि की दृष्टि आपको खराब कर रही है, राहु की दृष्टि खराब कर रही है, वो अशुभ है, उनकी डोनेशन कीजिए। लेकिन मूंगा धारण कीजिए, लाल रुमाल जेब में रखिए, रेड कलर का इफेक्ट अपने आसपास रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तब जाकर वृश्चिक और मेष इन दोनों राशियों को बल मिलता है। अदरवाइज 17 जनवरी तक अभी टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी। तो वृश्चिक राशि का स्वामी खराब है। अब आइए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए तो बन गया धनु लगन। धनु लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति है 31 दिसंबर तक वक्र अवस्था में। तो वक्री गुरु आपके लग्नेश के स्वामी काफी कमजोर हैं, और इनकी जो गोचरीय स्थिति है वो पंचम भाव में है। पांचवा घर होता है विद्या का, लव अफेयर का, संतान का, सडन गेन या लॉटरी का। तो इन सभी चीजों से किसी भी प्रकार की कोई भी लाभ की संभावना नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश होकर पंचम त्रिकोण में जाए तो एक अच्छा योग माना जाता है, पर वक्री हो जाए तो उसका बल कमजोर होता है। इस वक्री को अपनी तरफ दोबारा आकर्षित करने के लिए पीला पुखराज पहने, पीले कपड़े पहने, पीला केसर का तिलक लगाए, हल्दी वाला दूध पिए, येलो चीजें खुद पर प्रयोग करें। और विष्णु भगवान को बृहस्पति का स्वामी भी कहा गया है ग्रहों में। वैसे तो भगवान नारायण पूरे संसार के स्वामी हैं, लेकिन ग्रहों में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें ताकि बृहस्पति मजबूत रहे। अन्यथा गुरु ग्रह जो है आपका 31 दिसंबर तक कमजोर रहेगा। पुखराज रतन धारण करके रखें, तो कमजोर है भैया आपका भी। आइए अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर शनिदेव की राशि है। शनिदेव इस समय मकर लग्न वालों के लगन में ही स्थित है। हालांकि बहुत शुभ मानते हैं हम, लग्नेश लगन में आ जाए उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, उस पर ताकत आ जाती है, बड़े बड़े काम करने की हिम्मत आ जाती है, और बड़े बड़े काम संवर भी जाते हैं जब लग्नेश लगन में बलशाली हो जाए। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि इस लग्नेश के ऊपर किसी प्रकार का शत्रु प्रहार तो नहीं। तो बड़ी बारीकी से देखने पे पता चला है कि मंगल ग्रह की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि शनिदेव के ऊपर है। अब मंगल आग है, शनि ज्वलनशील तेल है। अब अग्नि तेल की तरफ आकर्षित हो अपने दृष्टि से तो अंगारक बनेगा, यानी कि मन परेशान रहेगा। हालांकि शनि मजबूत है, बड़े बड़े काम करने की शक्ति आएगी, बल आएगी, क्षमता आएगी और होगा भी। लेकिन मंगल क्रोध पैदा करेगा, झगड़ा पैदा करेगा, विवाद पैदा करेगा। विवादों से काम बनेंगे, विवादों से, रुकावटों से ही कोई ना कोई काम, जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाता तो एकदम झटका तो लगता है, लेकिन अगर क्रॉस करने की शक्ति हो, स्पीड ब्रेकर से आगे जाकर गतिरोध को तोड़कर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो आपको शनि देव को कमजोर नहीं करना, क्योंकि मंगल की दृष्टि से कमजोर है। तो मंगल के तो करेंगे दान, लाल वस्तुएं गरीबों में बांट सकते हैं या भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन शनि महाराज की चीजें यूज करनी है। काला कपड़ा नित्य पहने, लोहे का कड़ा पहने, लोहे का एक छल्ला होता है शनिदेव का घोड़े की नाल का, वो पहने, नीलम रतन धारण करें और शनिदेव के मंदिर जाकर तेल अभिषेक करें, शनिदेव का मंत्र पढ़ें, ओम शम शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम
छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। ये मकर और कुंभ दो राशियों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि ही है। शनि कुंभ राशि वालों के लिए आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपके लगन में ही है। तो शनिदेव की लगन में स्थिति आपको बहुत मजबूत कर देगी, आपको बहुत लाभ देगी, आपको आपकी अपीयरेंस ऐसी बना देगी कि आपके आने से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो लगन में शनि तो है, लेकिन जैसे अभी मैंने मकर को बताया था कि उस पर मंगल की दृष्टि भी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी अपीयरेंस तो बढ़िया रहेगी, लेकिन क्रोध भरी रहेगी। लोगों के ऊपर आपका एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है मंगल अगर तेज कर लिया। मंगल तेज मत कीजिएगा, लोकप्रिय बनिए, लोगों को डंडे से डराए मत। लोग तो जब आए देखकर खुश हो जाए कि भाई आप आ रहे हैं तो हमारे काम संवर जाएंगे। इस प्रकार ना है कि आप आ रहे हैं तो अब हम सताएंगे, हाथ में आपके चाबुक है, हंटर है, इस प्रकार ना आए। वो मंगल करवाता है। तो मंगल की वस्तुएं के दान और लगन में बैठे हुए शनि को मजबूत करने के लिए नीलम धारण करें, शनिदेव का तेल अभिषेक करें और शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे मैंने अभी मकर लगन वालों को भी बताया था। ये जो शनि देव हैं कुंभ वालों के तो लगन में गोचर कर रहे हैं, जिसको नेम फेम कहा जाता है, लेकिन मकर लगन वालों के सेकंड हाउस में है, द्वितीय स्थान, जिसको फैमिली का हाउस, परिवार का, धन का और वाणी का घर कहा गया है। तो धन और वाणी और परिवार में वृद्धि देते हैं शनि, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण परिवार में कुछ ना कुछ क्रोध, क्लेश, विवाद रह सकता है मकर वालों के। तो मकर के दूसरे भाव में है, कुंभ के प्रथम भाव में है। उपाय आपके सेम है, नीलम धारण करके रखें, शनिदेव का तेल अभिषेक करें, लेकिन मंगल की वस्तुएं भेंट कर दें, दान कर दें, ताकि मंगल का प्रभाव कुछ कम करके शनि की शक्ति का उपयोग कर सके। अब आइए अंत में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आपके प्रथम भाव में 12 नंबर राशि लिखी हो तो आपका लग्नेश मीन लगन वालों का गुरु होगा। तो मीन लगन वालों के लिए गुरु महाराज आपके सेकंड हाउस में है, जिसको धन, वाणी, कुटुंब, परिवार का घर कहा गया है। हालांकि बृहस्पति दूसरे भाव में आ जाए, वो भी मित्र मंगल की राशि में, तो बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। ऐसा हमने पढ़ा भी है और लोगों से अनुभव भी किया है। परंतु इस गोचर में बृहस्पति ही वक्री है। 31 दिसंबर तक बृहस्पति प्रभावहीन है। धनु राशि और मीन राशि इन दोनों के लिए सेम है। दोनों के स्वामी गुरु 31 दिसंबर तक वक्री हैं। दोनों को ही पुखराज धारण करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि मीन मीन लगन वालों के तो दूसरे भाव में गुरु जाकर कमजोर हो गए, धन की कमी आ जाएगी, वाणी में खराबी आ जाएगी, परिवार में थोड़ा बहुत कलह कलेश हो जाएगा। तो ध्यान रखें, गुरु को कमजोर नहीं होने देना, पीला पुखराज रत्न धारण करना है। बृहस्पति 31 दिसंबर तक वीक रहेगा। तो मित्रों, ये है मेष से लेकर मीन राशि तक। अगर आपके लगन में आ जाए ये राशियां तो लगन बन जाता है। मेष से लेकर मीन लगन तक आप सबके लग्नेश ग्रह जो है उनकी स्थिति कैसी है। अगर वो कमजोर हो तो उन्हें बल देना चाहिए, उनके रत्न धारण करने चाहिए, उनके रंग धारण करने चाहिए, उनसे संबंधित देवी देवताओं के पाठ पूजा करने चाहिए और उन्हीं ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी हैं। तो मैं ये महसूस कर रहा हूं इस समय लगभग प्रत्येक लगन के स्वामी में कुछ ना कुछ कमजोरी है। इसलिए जब भी हम किसी क्लाइंट के साथ मिलते हैं या कोई मित्र बंधु हमसे अपनी बात साझी करता है, तो वो परेशानी की बात ही साझी करता है कि जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, टेंशन है, पेमेंट नहीं आ रही, सेहत नहीं ठीक, परिवार में ठीक नहीं है, औलाद के साथ ठीक नहीं है, माता पिता के साथ ठीक नहीं है, जीवन साथी के साथ ठीक नहीं है। तो ये जो ऐसी बातें जब सुनते हैं तो हम ग्रहों का अवलोकन करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है मुख्य ग्रह, फिर से नोट कर लीजिए।
बृहस्पति वक्री रहेंगे 31 दिसंबर तक। ये धन मान सम्मान के ग्रह होते हैं, फाइनेंस के ग्रह होते हैं, विवाह के ग्रह होते हैं, वक्री हैं। मंगल 17 जनवरी तक अस्त रहेंगे। ये पराक्रम और शौर्य के सेनापति ग्रह हैं। अस्त होने से शारीरिक क्षमताएं कमजोर होती हैं। शुक्र 29 नवंबर तक नीच अवस्था में रहेंगे। तो शुक्र के नीच होने के साथ भी खुशहाली में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि शुक्र ही तो लक्ष्मी का सुंदर रूप है। नीच होने से ब्लैक मनी आ जाए वो अलग बात है, वो भी बाद में टेंशन पैदा करती है। शुक्र नीच होने से एक की बजाय दो लोगों से, मल्टी पार्टनर से संबंध बन जाए, वो एक अलग बात है। वो होता है, उसका बुरा प्रभाव है बाद में। लोग ये सोचते हैं कि मेरे तो मल्टी रिलेशन है, मेरे तो मैरिटल अफेयर्स हैं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते हैं। एक दिन ऐसा विवाद भड़कता है कि सब कुछ ले डूबता है। उसको नीच शुक्र कहते हैं। नीच शुक्र से मिलने वाली जो खुशियां होती हैं, एक दिन घरों को तबाह कर देती है। मैंने ऐसे देखा है। शुक्र महाराज 29 नवंबर तक नीच है। सूर्य मंगल और बुध का त्रिग्रही योग अवश्य चल रहा है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि से ये भी कमजोर है। तो अपने अपने लगन को बल देते रहिएगा। इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि जिसका भी जो राशि या लगन है, उसके लगन के स्वामी को मजबूत करना है। डोनेट नहीं करना, विसर्जन नहीं करना, बांटना बिल्कुल नहीं है, हासिल करना है, अपनी तरफ खींचना है। तो इसको दोबारा सुनेंगे, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तारीखें भी आप नोट कर लीजिएगा, तो कि आपको पता चल जाए कि क्यों इस समय जीवन में दुख है, कष्ट है, क्लेश है, संघर्ष है। और जब उन तारीखों के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो आपके माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलेगी कि भाई 31 दिसंबर के बाद गुरु ठीक हो ही जाएंगे, 29 नवंबर के बाद शुक्र नीच राशि से निकल ही जाएंगे, 17 जनवरी के बाद तो मंगल अस्त से फिर से ठीक होकर उदय हो ही जाएंगे। तो ये एक रिलैक्सेशन पार्ट होता है। नेगेटिविटी कितनी है इसे समझ लेना चाहिए, ताकि हमारा नुकसान ना हो। और उस नेगेटिविटी को कैसे हम कवर कर सकते हैं, वो रेमेडीज पार्ट है, वो हमें करते रहना चाहिए। अपनी जन्म पत्री अगर आप निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से, प्राइवेटली दिखाना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, डेट, टाइम और प्लेस लिख कर भेज दीजिए। जो भी आपके मन का प्रश्न है, एक प्यारा सा वॉइस मैसेज बनाकर भेज दीजिए, तो मैं आपको सारी प्रोफेशनल जानकारी दूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है और आपकी कुंडली के रहस्य क्या है, उसमें दोष कौन सा है, अच्छे ग्रह कौन से हैं, किन ग्रहों को मजबूत करना है, किन ग्रहों को अवॉइड करना है, किन के दान कर सकते हैं और किन के हम रतन धारण कर सकते हैं। ये सारे उत्तर मैं आपको अपनी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आपके सामने है, 9872065786 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। कृपया सीधी कॉल कभी मत करें, क्योंकि बहुत बिजी नंबर है। ये सारे सोशल मीडिया पर जाने के कारण इस नंबर पे कॉल्स चलती रहती हैं, और फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है नए और पुराने क्लाइंट्स को हैंडल करने में। तो कोशिश कीजिए, कोई भी, चाहे नए क्लाइंट हैं, चाहे पुराने क्लाइंट हैं, चाहे मित्र बंधु हैं, इवन कि अब तो मेरे रिलेटिव भी समझ गए हैं कि मुझसे अगर बात करनी है तो कोई पहले मैसेज डालना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कीजिए, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है हमें। सो मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।